प्रत्येक दिन दोपहर को जब लड़के स्कूल से पढ़ के लौटते थे तो वे राक्षस के बगीचे में खेलने के लिए जाया करते थे। यह बगीचा बड़ा और सुंदर था, जिसमें मुलायम हरे घास की मखमल बिछी हुई थी। इधर उधर घास पे सुंदर पुष्प आसपास के सितारों की तरह जड़े हुए थे। बगीचे से बाहर मौलश्री के वृक्ष थे, जिनमें बसंत ऋतु में गुलाबी और मोती के समान श्वेत मृदुल कलिकाएं प्रस्फुटित होती थी। शरद ऋतु में जिन वृक्षों पे बढ़िया फल लगते थे, चिड़िया उन वृक्षों पे बैठती थी और मधुर राग में गाया करती थी। बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपना खेल स्थगित कर दिया करते थे। यहाँ हम कितने सुखी हैं, वे एक दूसरे से कहा करते। एक दिन राक्षस वापस आया। वह अपने एक मित्र को देखने गया था और 7 साल उनके यहाँ रहा था। जब 7 साल व्यतीत हो चुके और जब वह राक्षस वह सब कह चुका जो उसे अपने मित्र से कहना था, क्योंकि उसका वार्तालाप सीमित था, तब उसने अपने दुर्ग को वापस जाने की सोची। जब वह वापस आया तो उसने छोटे छोटे बालकों को अपने बगीचे में खेलते पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राक्षस ने बड़ी ही रूखी आवाज में कहा, जिसे सुनकर सब लड़के भाग गए। मेरा बगीचा है, यह कोई बतलाने की बात नहीं है और मैं इसमें अपने के अलावा किसी दूसरे को नहीं खेलने दूंगा, राक्षस ने कहा। इसके बाद उसने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी की और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा था, आम रास्ता नहीं है और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा और प्रवेश करेगा वह जुर्म का भागी होगा। वह सचमुच में बड़ा स्वार्थी राक्षस था। बेचारे बच्चों को खेलने के लिए अन्य कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सड़क पर खेलने की चेष्टा की, लेकिन सड़क धूल से भरी हुई थी और जिस पर पत्थर भी पड़े हुए थे। इस कारण बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। वे बगीचे की ऊंची दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते थे और भीतर के सुंदर बगीचे की चर्चा करते थे। स्कूल से लौटते वक्त वे एक दूसरे से कहते, हम बगीचे में कितने खुश रहते थे। तब बसंत ऋतु आई और सब कहीं छोटी छोटी कलिकाएं और नन्ही नन्ही चिड़ियाएं दिखने लगी। केवल स्वार्थी राक्षस के बगीचे में अब भी शीत ऋतु थी। चिड़ियों ने बगीचे में गीत नहीं गाए, क्योंकि वहाँ कोई बच्चा खेलने नहीं आता था और वृक्षों में भी नई कोपलें नहीं फूटी थी। एक दिन घास में से एक सुंदर फूल उगा, लेकिन जब उसने राक्षस के बगीचे की यह सूचना देखी तो उसे बच्चों पे इतना दुख हुआ कि वह फिर से जमीन पर गिर के मुरझा गया। इस सूचना से जिन लोगों को प्रसन्नता हुई थी वे थे बर्फ और कोहरा। उन्होंने कहा, बसंत ऋतु इस बगीचे को अपना वरदान देना भूल गई है, इसलिए हम लोग साल भर यहीं रहेंगे। तत्पश्चात बर्फ ने सारी घास को अपने सफ़ेद लबादे से ढांक दिया और कोहरे ने सभी पेड़ों पर सफ़ेदी पोत दी। तब उन्होंने उत्तरी हवा को बुलाया। वह आ गई। यह हवा दिन रात बगीचे में बड़े जोर और आवाज़ के साथ बहा करती। इसने मकानों की चिमनी को गिरा दिया और कहा, यह तो बड़ी अच्छी जगह है और हमें यहाँ ओलों को बुला लेना चाहिए। कुछ समय बाद ओले भी आ गए। वे राक्षस के महल की छत पे प्रतिदिन 3 घंटे तब तक बरसते रहे, जब तक कि उसकी लगभग सभी चीज़ें नहीं टूट गई। तब वह बगीचे में चारों ओर खूब तेज़ी से दौड़ धूप कर नाचता रहा। मुझे यह समझ नहीं आता कि मेरे बाग में बसंत का उदय क्यों नहीं हो रहा है। खिड़की पर बैठकर बर्फ के समान सफ़ेद दिखते बगीचे की ओर निहारते हुए राक्षस ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि कुछ दिनों में ऋतु परिवर्तन अवश्य होगा, लेकिन बगीचे में ना तो बसंत ऋतु ही आई, ना ही ग्रीष्म ऋतु ही आई। शरद ऋतु ने सभी बगीचे में सुनहले फूल फूल दिए, परंतु राक्षस के बगीचे के लिए अभी कुछ नहीं मिल सका। शरद ने कहा, यह राक्षस बड़ा स्वार्थी है, इसलिए बगीचे में सदा ही शिशिर का राज रहा और बर्फ, कोहरा, ओले और उत्तरी हवाएं यहाँ अपनी क्रीड़ाएं करती रहीं। एक दिन सुबह जब राक्षस अपने बिस्तर पे लेटा हुआ जाग रहा था तो उसने मोहक गीत सुना। इसकी ध्वनि इतनी मधुर थी, उसने सोचा कि शायद राजा के गायक गण इस मार्ग से जा रहे हैं।
सचमुच ही उसकी खिड़की के बाहर एक कोयल गाना गा रही थी, लेकिन उसने यह गाना इतने अधिक दिनों बाद सुना था कि आज उसे यह पक्षी गायन संसार का सबसे सुंदर संगीत प्रतीत हुआ। इस संगीत के साथ ही ओलों ने उसके सिर पे बरसना बंद कर दिया और उत्तरी हवा ने अपना गर्जन बंद कर दिया। इसके बाद उसकी खिड़की के खुले अंगों में से एक सुंदर महक आने लगी। तब उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि आखिर बसंत आ ही गई। यह कहकर वह बिस्तर से उछल पड़ा और चारों ओर देखने लगा। पर उसने क्या देखा? उसने एक बड़ा ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसके दूर की चारदीवारी में एक छोटा सा छेद था जिसमें से कुछ लड़के रेंग रेंग के दुर्ग में घुस गए थे। वहाँ के बगीचे में लगे वृक्षों की डालियों पे बैठे थे। वह जितने पेड़ देख सकता था उसने देखे। प्रत्येक पे एक ना एक बालक बैठा पाया। बहुत दिनों के बाद बच्चों को अपने ऊपर बैठा देख पेड़ इतने प्रसन्न हुए कि उनमें फूल उग गए। बच्चों के सिर पर पत्तों से भरी शाखाएं लहराने लगी। पक्षीगण भी अब इधर उधर घूम रहे थे, प्रसन्नता से अपनी कूकें मार रहे थे और हरी घास में से फूल भी धीरे धीरे हंसते हुए उदित हो रहे थे। यह बहुत ही सुंदर दृश्य था। इसके साथ बगीचे के एक कोने में अब भी शिशिर था। यह कोना दुर्ग में बने महल के सबसे अधिक दूर पे था। यहाँ एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था। इतना छोटा था कि वह पेड़ों की डालियों तक नहीं पहुँच सकता था और वह अपनी इस असफलता से झुंझला के इधर उधर घूमता हुआ रो रहा था। बेचारे वृक्ष पर भारी कोहरा और बर्फ ढका हुआ था। उत्तरी हवा भी इसके ऊपर तूफानी वेग से मंडरा रही थी। बच्चे मेरे ऊपर चढ़ जाओ, वृक्ष ने बालक से कहा और अपनी डालें इतनी झुका ली जितनी की संभव थी, परंतु बच्चा फिर भी नहीं चढ़ सका क्योंकि वह बहुत छोटा था। यह देखकर राक्षस का हृदय द्रवित हो उठा। उफ, मैं कितना स्वार्थी रहा हूँ। अब मैं समझा कि बसंत मेरे लिए यहाँ क्यों नहीं ठहरती। अब मैं इस बच्चे को वृक्ष के शिखर पे बिठाऊंगा और वहाँ से अपनी दीवार का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और तब मेरा बगीचा हमेशा बच्चों के खेल का मैदान बन जाएगा। अब वास्तव में अपनी करनी पे बहुत दुखी हो रहा था। अब वह सीढ़ी से उतरकर नीचे आया और धीरे से सामने वाला दरवाज़ा खोलकर बगीचे में चला गया। लेकिन लड़कों ने ज्यों ही उसे देखा वे उससे इतना डर गए कि वह देखते ही भाग गए और बगीचे में पुनः शिशिर ऋतु का राज्य छा गया। केवल वही एक छोटा लड़का बचा जो दौड़कर भाग नहीं सका क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इतनी भरी थी, इसलिए वह राक्षस को आते हुए नहीं देख सका। राक्षस ने इसी बच्चे को चुपके से पीछे से पकड़ लिया और उसे प्यार भरे हाथों से लेकर वृक्ष के शिखर पे बिठा दिया। उसके ऐसा करते ही पेड़ में फूल लग गए। पक्षीगण वहां आकर कूकने लगे। छोटे बच्चे ने भी अपने दोनों हाथ फैलाकर राक्षस के गले में डाल दिया और उसे चूम लिया। जब दूसरे लड़कों ने यह देखा तो समझ लिया कि राक्षस अब दुष्ट नहीं रहा और वे दौड़कर बगीचे में आए और उसके साथ बसंत ने भी अपने चरण वहां रख दिए। उनको देखकर राक्षस ने कहा, प्यारे बच्चों, अब यह तुम्हारा ही बगीचा है, और उसकी कुदाली लेकर दुर्ग की दीवार को तोड़ डाला। 12 बजे दिन को जब सभी लोग बाजार जा रहे थे, उन्होंने देखा कि राक्षस एक बड़े सुंदर बगीचे में बच्चों के साथ खेल रहा है। सारे दिन वे खेलते रहे और शाम के वक्त वे राक्षस से विदा लेने के लिए आए। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? मेरा मतलब उस बच्चे से है जिसे मैंने पेड़ पे चढ़ा दिया था। उसने कहा। राक्षस उसे सबसे अधिक प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे ने उसे चूमा था। हमें उसका पता नहीं है, परंतु संभव है कि वह चला गया हो। बच्चों ने कहा। तुम लोग उससे यहाँ कल आने के लिए कहना, राक्षस ने कहा। लेकिन बच्चों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि वह कहाँ रहता है, न हमने इससे पहले कभी उसे देखा था। यह सुनकर राक्षस बहुत दुखी हुआ। प्रतिदिन दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी हो जाती तब बच्चे आते और राक्षस के साथ खेला करते थे, लेकिन जिस छोटे बच्चे को राक्षस प्यार करता था वह कभी नहीं दिखाई दिया। राक्षस
इन सभी बच्चों के प्रति बहुत दयालु था। तथापि वह अपने छोटे मित्र को देखने के लिए तरसता रहता था और हमेशा उसके विषय में चर्चा किया करता था। वह कहा करता, मैं उसको देखने की कितनी तीव्र इच्छा रखता हूँ। वर्ष बीत गए और राक्षस बहुत वृद्ध और शिथिल हो चला और अधिक खेलने की सामर्थ्य उसमें नहीं रह गई। इसलिए वह एक आराम कुर्सी पर बैठा रहता और अपने बगीचे की प्रशंसा किया करता। वह कहता, मेरे बगीचे में कई प्रकार के सुंदर पुष्प हैं, लेकिन सब पुष्पों में बच्चे ही सबसे अधिक सुंदर पुष्प हैं। जाड़े में एक दिन सुबह कपड़े पहनते हुए राक्षस ने अपनी खिड़की के चारों ओर देखा। उसने शिशिर के प्रति घृणा प्रकट नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि सोता हुआ बसंत ही शिशिर होता है। इसलिए पहले भी इस ऋतु में मचकुंद हो जाते हैं। अब उसने अचानक ही अपनी आंखें मली। वह आश्चर्यचकित हो देखता रह गया। वास्तव में एक शानदार दृश्य था। उसके बगीचे के सबसे दूर वाले कोने में एक पेड़ था जो सुंदर सुंदर सफ़ेद कलियों से लदा हुआ था। इसकी सभी डालियां सुनहरी थी, उनमें रुपैले फूल लदे हुए थे। उसके नीचे वही छोटा लड़का खड़ा था जिससे उसने सबसे पहले प्यार किया था। आनंद विभोर होकर वह अपने महल से नीचे आया और बगीचे में गया। वह जल्दी जल्दी घास पर चलकर उस लड़के के पास गया। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह बोला, यहाँ तुम्हें किसने बांधा है? उस लड़के की हथेली पर उसके पैर पे 2-2 कीलों के चिन्ह थे। उसे देखकर वह झल्लाकर फिर बोला, किसने तुम्हें यहाँ बांध रखा है? मुझे जल्दी बताओ, जिससे मैं अपनी तलवार के घाट उतार सकूं। मेरे दादा, ऐसा मत कहो, यह तो प्यार के घाव है। उस बालक ने उत्तर दिया। तुम कौन हो? राक्षस ने पूछा। वह भय से थरथरा उठा और कुछ क्षणों में वह उस छोटे बच्चे के सामने घुटने टेक के नतमस्तक हो गया। राक्षस की इस स्थिति पर बच्चे को बहुत हंसी आई और उसने कहा, दादा, तुम एक बार और मुझे इस बगीचे में खेलने दो, फिर मैं आज ही तुम्हें बगीचे में ले चलूँगा। क्या जानते हो मेरा बगीचा कौन है? मेरा बगीचा तो स्वर्ग है। उसी शाम जब बालक मंडली उस बगीचे में खेलने आई तो उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे सफ़ेद पत्तियों से ढका हुआ राक्षस वहाँ मरा पड़ा है।